नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल मैंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन का जो एमपीटीओ का जो सीरीज चल रहा है, कल मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे। आज और 7 क्वेश्चन रहेगा। ऐसे कुल मिला के मैं आपको कम से कम आपके पेपर होने से पहले तक मैं 150 से 200 केवल न्यूमेरिकल सेक्शन ही करा दूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है ना। चलिए, ये एमपी 2016 में आईटीआई में ही टीओ में जो पेपर में दिया हुआ है उस चीजों को बनाते हैं। साथ में और भी बहुत सारे जगहों पर क्या है, हर एक क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है, पहला क्वेश्चन है 20 HP 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर टेक्स अ करंट ऑफ 25 एम्पियर लैगिंग। मतलब बोल रहा है कि 20 HP दिया हुआ है। 1 HP में हमको मालूम है कितना होता है, तो आप बोलेंगे वही 746 वॉट। ठीक है। आपको कभी कभी 735.5 भी लेना पड़ेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कब लेना है। अभी समझा भी दूंगा। क्लियर है। वो बोलता है, पेपर में लिखा होगा कि आपको कितना लेना है। ठीक। तो मेरे को कितना एचपी दिया है, 20 एचपी दिया है। तो 20 एचपी इक्वल टू 20 इंटू 746 कितना होगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक है। तो ये जो आ रहा है ना, ये और कुछ नहीं, ये आउटपुट पावर है। ये और कुछ नहीं भाई, ये क्या है, आउटपुट पावर आ गया। और क्या बोल रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर बोला है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर बोला है। ठीक है, और कोई दिक्कत। 25 एम्पियर बोला है, मतलब करंट इसमें दिया है 25 एम्पियर। और वोल्टेज दिया है अपने को कितना, 440 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। सबसे पहले तो गिवन ही लिखना है कि इसी बेसिस पे हम बना पाएंगे। और लैगिंग वोल्टेज दिया है, मतलब cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है √3/2, या फिर मैं इसको बोलूंगा 0.866। ये जबरदस्ती आपको ऐसा दिया है कि आप क्या करें, कैलकुलेशन में अपना समय वेस्ट करें। आप देखिएगा इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमको बताना है इट्स वर्किंग इन द एफिशिएंसी ऑफ। एफिशिएंसी निकालना है, दक्षता निकालना है। तो दक्षता मैंने कहा था, कल भी क्वेश्चन कराया था, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, यही होगा दक्षता। तो आउटपुट पावर मैंने निकाल दिया है कितना, 14920। ये आउटपुट, अगर मैं यहाँ परसेंटेज लगा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा। माफ करिएगा, कैमरा ऑफ हो गया था। देखिए, ये इतने में हुआ, इसको सॉल्व किए तो ये 0 से 0 कट गया। क्योंकि परसेंटेज है तो यहाँ पर 100 लगाऊंगा मैं। ठीक है ना। तो 25 चौके 100 हो गया। 4 से ये पूरा 11 बार में गया। ठीक है, 11। और ये कितना हो जाएगा, 1492 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 11 इंटू cos 3/2 होता है √3/2, है ना। तो √3 और √3 मिला के 3 हो गया। 1492 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ये 2 डिवाइडेड बाई 11 3 जा 33। आप जब इसको हल करेंगे ना, तो आपका कुछ 90.4% के आसपास आएगा। क्योंकि मैंने हल किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका आंसर अप्रॉक्स में 90.5% का आएगा। तो ये एफिशिएंसी बेस पे क्वेश्चन देगा, जो आपके सिर्फ स्पीड को मैच करेगा कि भाई आप कितनी स्पीड से बना सकते हैं। इसको बना के जरूर देखिएगा बेटा। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, 3 समान प्रतिरोध जब 3 फेज 400 वोल्ट में जोड़े जाते हैं, तब किस कनेक्शन फेज में सर्वाधिक शक्ति खपत करेंगे। इंग्लिश में भी दिया हूँ, हिंदी में भी दिया हूँ। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आप देखिएगा, ये आराम से बन जाएगा बेटा, कोई बहुत टफ नहीं है। ये भी स्टार डेल्टा का ही ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, ये जो प्रश्न है ये हमारा स्टार और डेल्टा कंसेप्ट से बनेगा। स्टार कंसेप्ट एंड डेल्टा कंसेप्ट। ठीक है। स्टार कंसेप्ट में हमेशा होता है लाइन करंट बराबर फेज करंट, और लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। लेकिन जैसे ही मैं डेल्टा का बात करता हूँ ना, तो डेल्टा कनेक्शन में होता है VL बराबर V फेज, और लाइन करंट बराबर होता है √3 फेज करंट। ये ध्यान में रखना है आपको। आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले 3 समान प्रतिरोध बोला है ना, तो 3 समान प्रतिरोध ऐसा दिया है, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, समान प्रतिरोध है, ऐसा बोल दिया है। और क्या बोला है, 3 फेज 400 वोल्ट है। तो ये 400 वोल्ट और कुछ नहीं भाई, लाइन वोल्टेज में मान के चल रहा हूँ कि लाइन वोल्टेज है। जोड़े जाए तब किस कनेक्शन फेज में सर्वाधिक शक्ति खपत करेंगे।
तो मेरे को ऑप्शन स्टार डेल्टा जिग जग सब दिया ना, तो मैं सबसे पहले स्टार में चेक करूंगा कि खपत। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लिए, अब स्टार में मैं चेक कर रहा हूँ, तो स्टार में क्या आएगा, स्टार में जैसे ही चेक करूंगा मेरे को पता है VL बराबर क्या होता है, ये पावर में जो फेज का फॉर्मूला होगा, फेज का पावर, ये भी क्या होगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R होगा। और ये और कुछ नहीं भाई, फेज वोल्टेज ही होगा, क्योंकि फेज का पावर निकाल रहा हूँ तो फेज का वोल्टेज ही आएगा। तो ये फेज वोल्टेज हो गया। फेज वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, हमको मालूम है कि ये स्टार कनेक्शन में VL बराबर क्या होता है, √3 V फेज होता है। तो V फेज कितना हो जाएगा, V फेज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा V फेज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाई √3। इतना आपको समझ आया क्या, इतना आपको समझ आया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये पूरे की वैल्यू को यहाँ पे उठाइए। बट ध्यान दीजिएगा कि ये 3 फेज लिखा हुआ है ना, तो जो भी आप पावर निकाल रहे हैं ना, ऑटोमेटिक 3 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो ये पूरा चीजें गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस जगह पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू, इस V फेज की जगह मैं VL डिवाइडेड बाई √3 रख दिया, पूरे का स्क्वायर बटे R। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगा, 3 इंटू VL का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R, ये √3 का स्क्वायर का मतलब 3 हो गया, R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कट गया, VL स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये आया फेज वोल्टेज, ये फेज पावर आया किसका, ये पावर आया फेज का, किस कंडीशन में, स्टार कंडीशन में आया बेटा। अब सेम चीजों को मैं डेल्टा से निकालूंगा, तो जब डेल्टा से निकालूंगा तो P फेज का पावर का फॉर्मूला सेम हो जाएगा बेटा, 3 इंटू V फेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। पावर का 3 फेज में फॉर्मूला तो सेम रहेगा, तो इस जगह पे क्या होगा, हमको मालूम है डेल्टा कनेक्शन में VL बराबर क्या होता है, V फेज होता है, तो VL बराबर V फेज है। तो जहां पर फेज है उसकी जगह पे मैं VL रख सकता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला जाएगा 3 VL का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। आप देखेंगे बेटा यहाँ पे जो फेज पावर है, जो फेज का पावर है किसमें, डेल्टा में, वो कितना आ रहा है, 3 गुणित ये VL स्क्वायर डिवाइडेड बाई R की जगह मैं फेज पावर स्टार का लिख सकता हूँ, फेज पावर स्टार का लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे डेल्टा का पावर हमेशा स्टार से 3 गुना ज्यादा आ रहा है, तो 3 फेज में डेल्टा का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बाई चांस मान लीजिए 3 फेज नहीं दिया रहता, सिंगल फेज में ही अगर हम बनाते, तब उस स्थिति में मेरा स्टार आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 3 फेज के लिए डेल्टा कनेक्शन, सिंगल फेज के लिए स्टार कनेक्शन में पावर एब्सॉर्ब ज्यादा होता है। क्लियर हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आपको इस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, आपको इस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, एकदम मॉडरेट लेवल पे पेपर नहीं आने वाला बेटा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर जगह प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन चल रहा है। आप अगर एक भी चीज आप सोचेंगे मैं इसको छोड़ देता हूँ, कितना क्वेश्चन छोड़ोगे बेटा, 75 में मान लीजिए अगर 20 न्यूमेरिकल ही आ गया, तो आप 20 छोड़ के आप कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे। क्लियर है, आपको सब चीजों को ट्राई करना है, मैं थ्योरी भी बताते जाऊंगा। पहले ये छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल आता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक तुल्यकारी मोटर तभी रन करेगा जब उसकी स्लिप, आपको मालूम होगा कि स्लिप का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS, और स्लिप अगर परसेंटेज में होगा तो यहाँ पे हो जाता है इंटू 100, जहाँ NS होता है सिंक्रोनस स्पीड, NR होता है रोटर का स्पीड, NS होता है सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पर क्या क्या बोला है, तभी रन करेगा जब उसकी स्लिप का मान होगा कितना, 0, 5, 1 या -1। तो ये तब रन करेगा ना जब मैं बोला कि स्लिप, अगर मैं अभी 100% ये ले रहा हूँ, परसेंटेज का वैल्यू को हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं बोला जब मेरा रोटर की स्पीड 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS माइनस 0 डिवाइडेड बाई NS, और स्लिप कितना आ जाएगा, NS डिवाइडेड बाई NS, कितना हो गया बेटा, 1, ठीक है। अब मैं बोला जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए, सिंक्रोनस के बराबर हो जाए, आप क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ। तो ये NS बराबर हो गया NR, तो इस स्थिति में क्या हो गया बेटा, स्लिप S बराबर NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS होता है। अब इन दोनों में क्या हो गया, ये दोनों के दोनों
आपस में बराबर हो गए तो ऊपर जीरो हो गया, तो स्लिप जीरो हो गया। क्लियर है। और मेरे को क्या पूछ रहा है यहाँ पर, तुल्यकारी मोटर तभी रन करेगा जब उसकी स्लिप का मान शून्य हो जाए ना, तभी इस स्थिति में सिंक्रोनस मोटर काम करता है बेटा। नहीं तो क्या होगा, ये इंडक्शन मोटर बन जाएगा। इंडक्शन मोटर में स्लिप आता है, सिंक्रोनस में स्लिप नहीं आता, क्योंकि हमको मालूम है कि सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है वो 1500 आरपीएम से ही घूमता है। क्लियर हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोटर की स्पीड जब जीरो हो गई तो स्लिप एक होता है, या मैं इसको बोलता हूँ 100% होता है। ये आता है कब, ये अलग अलग स्थितियों में बनता है। जब 2 वॉटमीटर विधि में 1 वॉटमीटर ऋणात्मक मान दर्शाए, तब बैलेंस की अवस्था में शक्ति गुणांक कोण का मान क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वॉटमीटर मेथड। और वॉटमीटर मेथड से आपके क्वेश्चन बनने अनिवार्य है। तो वॉटमीटर मेथड ये हमेशा पावर मेजरमेंट के लिए करते हैं, पावर मेजरमेंट के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। और इसमें जो cos फाई का फॉर्मूला आता है वो आता है cos tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2, ये इसकी वैल्यू आता है। ठीक है। ये बैलेंस स्थिति में 2 वॉटमीटर रहता है, जहां W1 होता है पहले वॉटमीटर का रीडिंग, W2 होता है दूसरे वॉटमीटर का रीडिंग। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, कंडीशन में बोल रहा है व्हेन 1 वॉटमीटर का रीडिंग ना दूसरे वॉटमीटर की तुलना में ऋणात्मक हो जाए। जैसे मैं बोला W1 इक्वल टू माइनस W2, ऐसा बोल दिया कि कोई सा भी एक वॉटमीटर ना, दोनों मान बराबर है लेकिन एक 100 वॉट दिखा रहा है तो दूसरा -100 दिखा रहा होगा, तो मैं ऐसे करके बता दिया। तो यहाँ से cos फाई इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 W2 माइनस W1। तो W2 तो ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ W2 माइनस W1 की जगह भी मैं माइनस W2 लिख देता हूँ। क्लियर है। डिवाइडेड बाय W1 की जगह माइनस W2 प्लस W2। तो ये क्या हो गया बेटा, ये तो जीरो हो गया, कट गया। और ऊपर नीचे जीरो है, ऊपर कुछ भी रहे आंसर इन्फिनिटी आता है। तो cos tan इनवर्स ये ऊपर कुछ भी रहे, यहाँ पर √3, ये 2W2 हो गया, तो नीचे लेकिन जीरो है, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, cos tan इनवर्स इन्फिनिटी। और tan के किस मान में हमको इन्फिनिटी मिलता है, तो cos tan इनवर्स tan 90 डिग्री के केस में मेरे को इन्फिनिटी मिलता है। तो ये tan और ये tan एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे बचा cos 90 डिग्री। तो यही 90 डिग्री पूछ रहा है कि उसका पावर फैक्टर कोण क्या होगा। तो आंसर क्या है भाई, इसका आएगा 60 डिग्री से ज्यादा। अगर पावर फैक्टर पूछता है, यहाँ पे क्या बोला, पावर फैक्टर गुणांक, मतलब शक्ति गुणांक कोण पूछ रहा है, पावर फैक्टर एंगल पूछ रहा है। सिर्फ अगर पावर फैक्टर बोले रहता ना, तो cos 90 का मान होता है बेटा 0। ठीक है ना, cos 90 का मान 0 होता है, तो मेरा पावर फैक्टर आएगा 0, लेकिन पावर फैक्टर कोण आएगा बेटा 90 डिग्री। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब 2 वॉटमीटर आपस में बराबर हो तब क्या होगा, जब 2 वॉटमीटर, 1 वॉटमीटर दूसरे का 2 गुना हो, या 1 वॉटमीटर दूसरे का 3 गुना हो, या 1 वॉटमीटर दूसरे का नेगेटिव दिखा दे जिसको अपन बना लिए। ऐसे बहुत सारे कंडीशन में क्या होगा, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप ये चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट को जरूर नोट कर लीजिएगा, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, फिर लिखा है एक 4 पोल अल्टरनेटर 1500 आरपीएम में किस आवृत्ति पर घूमता है। 4 पोल 1500 आरपीएम बोल रहा है, तो एनएस का फॉर्मूला होता है बेटा 120 F/P। अगर आपने ये शॉर्ट नहीं देखा है तो मैंने इसके बेसिस पे पूरा स्लिप, रिलेटिव स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, फ्रीक्वेंसी सबका एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है, आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको प्योर टेक्निकल कंटेंट चाहिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, भाग्यराज सर इलेक्ट्रिकल गुरु में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के लिंक में मैं दे भी दूंगा, और मेरे YouTube चैनल पे आप जाएंगे, आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट चैनल आपसे खुलेगा। ठीक है ना, तो NS इक्वल टू 120 F/P बोल रहा है, तो F इक्वल टू हो जाएगा NS इंटू P डिवाइडेड बाई 120। आप देखिएगा
कितना बोल रहा है, अल्टरनेटर 1500 आरपीएम, तो 1500 दिया है। पी का मतलब कितना दिया है, 4 पोल, और ये दे दिया है 120, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, 3 पंचे 15, तो एफ बराबर कितना आ गया बेटा, 50 हर्ट्ज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन वॉट मीटर मेथड और स्लिप, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है बेटा। आपको जितना प्रैक्टिस हो सके आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, मैं काम करूंगा कि इस सारे न्यूमेरिकल का ना जो मैंने शॉर्ट्स बनाया है, रिलेटिव स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, उसका ना रिलेटेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा। इसको देखते देखते आप उसको भी एक 1.5 मिनट का है, एक बार उसको देख लीजिएगा, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बन जाएंगे। क्लियर है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक डेल्टा सिस्टम में लाइन वोल्टेज 252 वोल्ट और लाइन धारा 6 एम्पियर हो, तब उस सिस्टम का फेज वोल्टेज क्या होगा। डेल्टा सिस्टम का बात कर रहा है बेटा, डेल्टा सिस्टम का बात बोल रहा है, और डेल्टा सिस्टम में हमको पता है कि जो VL होता है कितना होता है, √3 V फेस होता है, और जो IL होता है वो VL इक्वल टू V फेस होता है, और जो IL रहता है वो √3 I फेस के बराबर होता है। जैसे ही डेल्टा पढ़े तुरंत स्टार का भी लिख लेना है, अपने से याद करने के लिए आप जितना लिखेंगे उतना याद होगा कि IL बराबर इसमें I फेस होगा और VL बराबर √3 V फेस होगा। ठीक है, तो हमको डेल्टा सिस्टम में क्या बोला है, लाइन वोल्टेज दे दिया है 252 वोल्ट, मतलब लाइन वोल्टेज दिया है 252 वोल्ट दिया हुआ है, तो मेरे को फेज वोल्टेज बताना है। तो फेज वोल्टेज और कुछ नहीं बेटा, यही जो लाइन वोल्टेज होगा ना, ये वाला, यही जो लाइन वोल्टेज होगा, यही कुल मिला के फेज वोल्टेज भी होगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 252 वोल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर रहेगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक 1800 मीटर लंबी तार का प्रतिरोध 90 ओम है, 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा। आपको फिर मालूम होगा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच में R इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है, जहाँ R तार का प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है, L का मतलब लेंथ है, ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊंगा तो यहाँ से मेरे को ये दिख रहा है कि जो प्रतिरोध होगा ना वो लंबाई के समानुपाती होता है, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। ये लिखा जा सकता है ना, इसको आप सीख लीजिए कि कभी आपको अगर V समानुपाती I होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ V1 डिवाइडेड बाई V2 बराबर I1 बटे I2, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मेरे को उल्टा लिखना रहता तो मैं बोलता है ऐसा कि R समानुपाती अगर 1/A है ना, अगर ऐसा रहता तो मैं इसको कैसे लिखता, R1 डिवाइडेड बाई R2 बराबर, ये उल्टा हो जाता बेटा, A2 डिवाइडेड बाई A1, क्योंकि ये व्युत क्रमानुपाती को दर्शाता है। व्युत क्रमानुपाती का मतलब है नीचे बढ़ेगा तो ऊपर वाला कम हो जाएगा, नीचे कम होगा तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये समानुपाती व्युत क्रमानुपाती का कंसेप्ट है, आप जब फुल डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है मेरे को, देखो बोला है 1800 मीटर लंबी तार का प्रतिरोध 90 ओम है, मतलब मैं बोल देता हूँ कि 90 ओम अगर R1 है ना, तो 1800 मीटर क्या हो गया बेटा, इसकी लंबाई हो गई, बटे मेरे को R2 निकालना है, और ये बोल रहा है कि 300 मीटर, दूसरा जब तार 300 मीटर का हो तो मेरे को R2 कितना होगा, तो मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 छक्के 18, ठीक है, 3 से गया, R2 बराबर कितना हो गया बेटा, 90 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से काटूंगा, 6 कम 6, 3 6 पंचे 30, तो R2 कितना हो गया, 15 ओम मेरा आंसर आएगा। तो प्रतिरोध का जो मान होगा वो कितना आएगा, 15 ओम होगा। ठीक, तो आप अभी ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल को रखिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन कराऊंगा। आप धीरे धीरे आप न्यूमेरिकल को बार बार देखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।